Good morning. Today is 25th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहां पे रिलायंस जियो के द्वारा नया फोन लॉन्च किए जाने के बारे में है। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका वो सब जानेंगे हम इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बारे में है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची और फाइनल में जाके इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से 9 रन से हार गई, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो अपॉर्चुनिटीज जो सुविधाएं मेल क्रिकेट टीम को दी जाती हैं वो सब सुविधाएं और अपॉर्चुनिटीज आमतौर पर महिला क्रिकेट टीम को नहीं दी जाती। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं तैयार है महिला क्रिकेट टीम के लिए। तो आर्टिकल अब मांग कर रहा है कि आईपीएल जैसे जो गेम्स हैं वो महिला क्रिकेट टीम के लिए भी होने चाहिए। तो वैसे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, लेकिन जो भी 3-4 बातें कही गई है वो हमने डिस्कस करी यहां पे। बीच का जो आर्टिकल है वो जीएसटी के बारे में है। 1 जुलाई से जीएसटी को लॉन्च कर दिया गया है। कैसे जीएसटी स्टेट की फिस्कल पावर्स को असर करेगा वो सब हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल है हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के बारे में है। उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बातें डिस्कस की गई हैं, जैसे कि उनको गुस्सा जल्दी आ जाता था लेकिन वो माफ भी काफी जल्दी कर देते थे। काफी डायनामिक पर्सनैलिटी थी प्रणब मुखर्जी की। तो पर्सनैलिटी सेंट्रिक आर्टिकल है। ऐसा सीधा क्वेश्चन तो नहीं आएगा प्रणब मुखर्जी के ऊपर में यूपीएससी में, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहां पर यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। गोरखालैंड की मांग चल रही है। दार्जिलिंग पिछले काफी दिनों से झुलस रहा है, स्ट्राइक हुई है, एसेंशियल कमोडिटीज का अभाव हो गया है, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। तो अभी क्या सिचुएशन, क्या स्टेटस इमर्ज हो रहा है दार्जिलिंग के अंदर में, उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे इस आर्टिकल से। यहां पे जो आर्टिकल है ये इंडिया और यूएस के बीच का आर्टिकल है। कैसे इंडिया और यूएस जो है कोऑपरेट कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल लाइव मीट का हम डिस्कस करेंगे। किस बारे में है वो आर्टिकल? आजकल प्राइवेसी को लेके 9 जजेस की बेंच सुनवाई कर रही है कि राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आर्टिकल कहता है कि काफी लंबे समय से ऐसा हुआ है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर 9 जजेस की जो बेंच है वो सुनवाई कर रही है। तो कितने जजेस होने चाहिए, कितने जजेस की बेंच होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिसाइड करने के लिए, उस पर अपना वर्डिक्ट देने के लिए, तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे लाइव मीट का जो आर्टिकल है वहां पर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिलायंस जियो से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में जो वोलेटिलिटी पहले थी वो अभी भी जारी है। पहले रिलायंस जियो ने काफ़ी शुरू में फ्री और बाद में सस्ता इंटरनेट प्रेजेंट किया भारतीय सब्सक्राइबर्स के लिए, और इसके अगेंस्ट में बहुत सारी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कुछ मर्ज हो गए, जैसे कुछ एक साथ आ गए, वोडाफोन और आइडिया एक साथ आ गए। अब जब रिलायंस ने अपना सस्ता इंटरनेट पेश किया था तो उनको लगा था कि देखिए अभी भी बहुत कम लोग हैं हमारे देश के अंदर में जो स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो रिलायंस ने सोचा कि ऐसे तो हमारी जो पकड़ है वो बन नहीं पाएगी भारतीय कस्टमर्स के ऊपर में, क्योंकि लोगों के पास में स्मार्टफोन्स तो है नहीं, और रिलायंस जो जियो है वो तो मेनली 4G वालों के लिए है। तो इसके लिए अब रिलायंस ने क्या सोचा कि और ज्यादा कस्टमर्स तक जाने के लिए लोगों को सस्ता फोन उपलब्ध करवाने की जरूरत है। 4G का सस्ता फोन होना चाहिए ताकि सस्ता फोन खरीद के लोग रिलायंस का लाभ उठा सकें। तो अब इन्होंने अपना फोन लॉन्च किया है। इफेक्टिवली फ्री है, लेकिन शुरू में 1500 रुपये मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि 3 साल तक आप इस्तेमाल करो, सिक्योरिटी है 1500 रुपये की, और 3 साल इस्तेमाल करने के बाद में आपको 1500 रुपये आपके वापस मिल जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है रिलायंस के द्वारा। तो थोड़े फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट्स ये हैं कि 1 बिलियन कनेक्शन है, मोबाइल कनेक्शन है हमारे देश के अंदर में, जिसमें से सिर्फ 350 मिलियन जो है वो स्मार्टफोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी रिलायंस की जो पकड़, अब रिलायंस अपनी पकड़ बनाना चाहता है, 1 बिलियन जो कनेक्शन है वहां तक पहुंचना चाहता है। पिछले 10 महीनों के अंदर अंदर रिलायंस ने अपने 125 मिलियन कस्टमर्स को बना लिया है, और उसके बाद में अब जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे वोडाफोन, उनको अलग से अपनी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी पहले से, क्योंकि देखिए रिलायंस के पास में काफी पैसा है। ऐसा नहीं है रिलायंस इन सस्ती चीजों से काफी फायदे में चल रहा है, रिलायंस नुकसान में चल रहा है, लेकिन रिलायंस की जो जेबें हैं वो काफी भरी हैं पैसों से। तो एक बार तो रिलायंस जो है वो एक इस प्रकार के घाटे को सहन कर सकता है, लेकिन बाद में मोनोपोली हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी कंपनीज हैं जैसे वोडाफोन या फिर बाकी जो दूसरी कंपनीज हैं उनके ऊपर में पहले से काफी कर्ज है। हालांकि देखिए वोडाफोन तो भारत की कंपनी नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनीज की बात करें तो उन पे पहले से, एयरटेल की बात करें तो कर्ज है। तो अब तो उनका जो कर्ज है वो दे नहीं पाएंगे, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इनकी स्ट्रेटजी होती है, कोई भी कंपनी इनकी स्ट्रेटजी होती है। मैं आपको एग्जांपल दूं तो शुरू में जब ये ई कॉमर्स वेबसाइट आई थी, शुरू में ई कॉमर्स वेबसाइट आई थी तो काफी सारी वेबसाइट्स थी, होमशॉप 18 लेकिन आजकल भी है, लेकिन ये शॉप क्लू और बहुत सारी वेबसाइट्स आई थी ई कॉमर्स में। लेकिन आजकल जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स है बहुत ज्यादा मोनोपोलाइज हो गई हैं। मेनली अब 2 ही कंपनी रह गई हैं, एक फ्लिपकार्ट, एक अमेजन।
अब तीसरी थी स्नैपडील, वो भी ऐसी बात चल रही है कि फ्लिपकार्ट स्नैपडील को खरीद लेगी। तो मार्केट जो है वो मोनोपोलाइज हो चुकी है बिल्कुल दो कंपनीज के बीच में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए अमेजोन जो कंपनी थी, जब अमेजोन ने एंट्री करी हमारे देश के अंदर में, तो इन्होंने क्या किया, जो चीजें थी काफी डिस्काउंट पे दे रहे थे। एक एक बुक जो थी अरियंत की वो 50% के डिस्काउंट पे दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि अरियंत इनको 50% के डिस्काउंट में बुक दे रहे थे, अरियंत बुक देते थे इनको सिर्फ 40% पे, लेकिन 10% की अपनी जेब से भर देते थे। इनका मकसद एक था उस समय में कि जो कस्टमर बेस है उसको डेवलप करना, लॉयल कस्टमर्स का बेस डेवलप करना। जब विश्वास हो जाएगा तब हम बाद में अपना पैसा कमा लेंगे। तो शुरू में इन्होंने ऐसा ही किया, 50% डिस्काउंट और फ्री डिलीवरी बिल्कुल भी, यानी 50 रुपए की चीज के लिए भी ये फ्री डिलीवरी कर देते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल इनका रेट है 499। आगे आगे देखिए क्या होगा। आगे जब फ्लिपकार्ट भी फेल हो जाएगी तो अमेजोन की बिल्कुल मोनोपोली हो जाएगी हमारे देश के अंदर में। फिर ये फ्री डिलीवरी नहीं करेंगे और जितना डिस्काउंट ये पहले देते थे उतना डिस्काउंट नहीं करेंगे। यही स्ट्रेटेजी चलती है जो एविएशन सेक्टर है वहां पे, और यही स्ट्रेटेजी अब चल रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में भी। रिलायंस एक बार तो पूरा घाटा सहन कर रही है, लेकिन बाद में जब कम कंपनीज बच जाएंगी, जब इनकी मोनोपोली हो जाएगी, बाद में ये पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा दूसरे फीचर्स भी काफी हैं फोन के अंदर में। जो ये सस्ता फोन लॉन्च करने जा रहे हैं, उस फोन के अंदर में टीवी भी देखा जा सकता है 3-4 घंटे के लिए। तो एक जो दूसरा सेक्टर है यानी डायरेक्ट टू होम, जो टीवी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टीवी देखने के लिए, उसको भी चैलेंज कर रहा है रिलायंस का नया स्मार्टफोन। तो काफी ज्यादा फायदे भी होंगे। और डिजिटल डिवाइड जो आज अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में है, अमीर और गरीब के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है, उसको गैप को कम किया जा सकता है काफी हद तक रिलायंस के नए फोन से। अभी भी देखिए जो भारत के अंदर में इंटरनेट के जो एडोप्शन रेट है वो काफी कम है। अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे जो कस्टमर्स हैं आज स्मार्टफोन्स की सहायता से इंटरनेट चलाते हैं। वायरलेस जो डेटा यूज करते हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है पिछले 1-2 सालों की बात करें तो। लेकिन अभी भी 500 से लेकर 550 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास में फोन तो है लेकिन वो डेटा सर्विसेज यूज नहीं करते, यानी उनके पास में स्मार्टफोन्स नहीं है, वैसा फोन है जो डेटा सर्विसेज यूज नहीं करता। तो और ज्यादा तो इसीलिए जो ये रिलायंस का जो फोन सस्ता लॉन्च किया गया है, जो जिसमें 4G भी चलेगा, तो इससे हमारे इंटरनेट जो कनेक्शन से ज्यादा से ज्यादा लोग अडोप्ट करेंगे। अगर पिछले 1-2 सालों की बात करें तो इंटरनेट का जो रेट है, प्राइस है, वो काफी सस्ता हुआ है और स्मार्टफोन्स का जो प्राइस है वो भी काफी कम हुआ है। लेकिन अभी भी ऐसा है कि भारत के जो लोग हैं पुअर्टी ज्यादा है, लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो और ज्यादा मार्केट फोर्सेस अपनी शेप लेगी, लेकिन गवर्नमेंट को भी इस चीज में काफी कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। गवर्नमेंट देखिए अभी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में गवर्नमेंट ने काफी सारे टैक्स लगा के रखे हैं। तो पहले से जो इतना हैवी कंपटीशन चल रहा है डिफरेंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में, तो गवर्नमेंट को इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ऐसे तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा घाटे में चले जाएंगे और कंपनीज फेल हो जाएंगी। बाद में अगर किसी एक कंपनी की मोनोपोली स्टैब्लिश होती है तो वो भी गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि जो कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, हमेशा बरकरार रहे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में, क्योंकि जहां कंपटीशन होता है वहां हमेशा कस्टमर्स को भी फायदा होता है, सरकार को भी फायदा होता है और टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ के लिए भी वो अच्छा होता है। क्योंकि डिफरेंट अगर कंपटीशन रहता है तो मान लीजिए टेक्नोलॉजी के लिए भी काफी कंपटीशन चलता है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आती हैं। लेकिन अगर एक ही कंपनी है, मोनोपोली है किसी कंपनी की, तो ये सब फायदे नहीं पहुंच सकते कस्टमर्स के पास में, सरकार के पास में, और अच्छी टेक्नोलॉजी भी कई बार नहीं आती। दूसरा ये पॉइंट कह रहे हैं कि जो अगर ये देखिए जो इंटरनेट यूजेस तो इतना बढ़ रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के जो लॉ है, कानून है, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चाइना ने आईफोन को कहा कि जो भी कस्टमर्स का डेटा है वो चाइना से बाहर नहीं जा सकता, और आईफोन ने बात मान भी ली चाइना की। और लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो इवन जो स्पीड कितनी आ रही है, सर्विस प्रोवाइडर कितनी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, उसका लॉग्स भी, उसकी डिटेल्स भी जो है आईफोन नहीं प्रोवाइड करता टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटर यानी ट्राई को। तो इंडिया को भी ऐसे ही चाइना की तरह सख्त रुख अपनाना होगा और आईफोन जैसी कंपनीज को कहना पड़ेगा कि आप कस्टमर्स के जो डेटा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए और ये डेटा हमारे देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। पेपर 3 में क्वेश्चन आ सकता है इसका। क्रिटिकली एनालाइज आपको करना है जो भी इश्यूज इन्वॉल्व हैं रिलायंस जियो की जो एंट्री हुई है हमारे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में। अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि यहां पे इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा किसी पर्टिकुलर कंपनी में। फिर मैंने क्यों ये क्वेश्चन डाला, ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि पिछले ये क्वेश्चन से हमें सब कुछ पता लग जाएगा जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में चल रहा है। तो इसमें आप सारा कुछ लिख सकते हो, आप इसमें काफी डायमेंशंस डाल सकते हो, जैसे कि इंटरनेट सस्ता हो गया, डिजिटल डिवाइड का कनेक्शन डाल दीजिए, डिजिटल रेवोल्यूशन, या फिर जो कॉल रेट्स हमारी जो हो रही है आजकल, कॉल रेट्स की समस्या पिछले दिनों काफी ज्यादा फेमस थी, उसको भी आप डाल सकते हो। कैसे? आप कहोगे कि देखिए नई एंट्रीज तो हो रही हैं, नए कनेक्शंस तो लोग ले रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही है, तो कॉल्स जो क्वालिटी है कॉल्स की वो काफी कम गिर रही है। तो जो भी इश्यूज हैं आप लिख सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन से, तो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा।
आगे है अगला जो आर्टिकल है वो जीएसटी से रिलेटेड है, कैसे जो स्टेट्स की जो फिजिकल पावर्स है वो असर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के आने के बाद में। शुरू में काफ़ी सारी बातें कही गई हैं कि जिससे जीएसटी 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1 जुलाई को लॉन्च किया गया, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का काफ़ी अच्छा एग्जांपल ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया। सिंगल मार्केट बनाएगा, जो टैक्स कंप्लायंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, और पूल्ड सोवरेनिटी है। पूल्ड सोवरेनिटी कैसे? क्योंकि जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिलकर आए और जीएसटी का निर्माण किया। कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी छोड़ी और कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी छोड़ी, अपनी अपनी सोवरेनिटी को त्यागा, और फिर जाके जीएसटी का इवोल्यूशन हुआ। अब आर्टिकल कहता है कि देखिए इससे स्टेट की जो फिजिकल इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो साफ तौर पे कहता है कि 2 यूनिट्स होंगी, यानी एक तरफ तो होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे लेवल पे होगी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इस जीएसटी के आने के बाद में जो पहले इंडिपेंडेंस थी स्टेट्स को टैक्स लगाने की, वो काफी हद तक वो इंडिपेंडेंस अब खत्म हो जाएगी। सारे डिसीजंस जीएसटी काउंसिल के थ्रू लिए जाएंगे। अब क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनको लगा था कि देखिए स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में टैक्सेशन की जो पावर्स हैं उनको डिवाइड करना बहुत जरूरी है, ताकि स्टेट्स जो हैं वो अपने लोकल नीड्स को देखते हुए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपने टैक्स इंपोज कर सकें, जो भी उनको टैक्स इंपोज करना है। तो काफ़ी इंडिपेंडेंस दी गई थी, ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। जैसे यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के लिए जब डिबेट चल रही थी तब अंबेडकर जी से कहा गया कि आप एक प्रकार से एक कानून बनाइए कि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट है कंडीशन लगा सके कि जो सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है उस पर एक ऐसी प्रोविजन दीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट लगा सके कि स्टेट गवर्नमेंट इतने लिमिट इससे ऊपर सेल टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन अंबेडकर साहब ने मना कर दिया इस चीज़ का। अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, देखिए स्टेट को अपने हिसाब से टैक्स बनाने की पूरी छूट होनी चाहिए, जो भी चीज़ें इनके अंडर में आती है स्टेट के अंदर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने ऑर्डर्स जो है वो इंपोज करे स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट के पास में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन आज उसी चीज़ के विरुद्ध चल गए हैं हम, और जीएसटी जो काउंसिल है वो पावर्स ले चुका है स्टेट गवर्नमेंट्स की। बाद में ये जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे 1/3 जो पावर्स होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, जीएसटी काउंसिल में 2/3 पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स की होंगी, और जो भी डिसीजन लिए जाएंगे 75% यानी 75% वोट्स के आधार पे लिए जाएंगे। चेयरपर्सन होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अदर मेंबर्स होंगे जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, और वाइस चेयरमैन यानी सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर्स होंगे, लेकिन उनमें से किसी स्टेट के एक जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो वाइस चेयरमैन भी होंगे जीएसटी काउंसिल के। अब बाद में ये क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो एडवाइजरी होंगे या कंपलसरी होंगे। वैसे तो देखिए आर्टिकल नंबर 279A कहता है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे जीएसटी काउंसिल के अंदर में वो एडवाइजरी होंगे। लेकिन बाद में आर्टिकल ये भी कहता है कि अगर किसी बात को लेकर डिस्प्यूट पैदा होता है, जो भी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल देती है, तो उसके डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल बनाई जाएगी। अब आर्टिकल कहता है कि देखिए आप कह ही रहे हैं जब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे जीएसटी काउंसिल में वो एडवाइजरी होंगे, तो फिर जरूरत ही क्या है किसी तरह के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं तो स्टेट की मर्जी है कि वो जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को इंप्लीमेंट करें या ना करें, तो फिर डिस्प्यूट का तो सवाल ही नहीं उठता। आगे वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि देखिए ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है कि कोई स्टेट जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को मानने से एकदम से इनकार कर दे। जैसे कई बार क्या होता है कि आज एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है काफ़ी विवाद रहते हैं दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में। अगर भविष्य में नहीं आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन इमर्ज होकर आती है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी के काउंसिल के जो डिसीजन है उनको बिल्कुल से मानने से इनकार कर देती है कि स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि मैं तो अपने हिसाब से टैक्स लगाएंगे हम तो, और ना सिर्फ पहले जो चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती थी बल्कि जो चीजें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती थी उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट अपने मर्जी से टैक्स लगाने लगे, तो फिर कैसे ये सारी सिचुएशन होगी, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, तो सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए पहले एक्साइज टैक्स है, एक्साइज टैक्स अब तो जीएसटी हो गया सारा कुछ, पहले एक्साइज टैक्स था, मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लगता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता था। अब मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है यूं कहती है कि हम एक्साइज टैक्स लगाएंगे और अपने हिसाब से लगाएंगे, आपकी बात भी नहीं मानेंगे, तो फिर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, और इसमें जो एक प्रकार से पीसेंगे वो व्यापारी पीसेंगे और जो कस्टमर्स हैं उनको इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगला आर्टिकल गोरखालैंड से रिलेटेड है। गोरखालैंड की मांग चल रही है पिछले कुछ समय से, और दार्जिलिंग में काफ़ी तरह की हिंसा हुई है, स्ट्राइक चल रही है काफ़ी समय से, और एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं उसका भी अभाव हो गया है। तो यहाँ पे कुछ पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये जो सीजन होता है वो टूरिज्म का सीजन होता है, लेकिन अभी तो सिर्फ दार्जिलिंग के अंदर में टीयर गैस, जले हुए वाहन, स्ट्राइक्स और टूरिस्ट इवैक्यूएशन ये सब देखने को मिल रहा है। और कौन सी सर्कमस्टांसिस थी जिसमें ये मूवमेंट स्टार्ट हुई?
देखिए मूवमेंट स्टार्ट हुई, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था जिसमें बंगाली लैंग्वेज को 10वीं तक कंपलसरी बनाया गया था। तो गोरखालैंड वहाँ पे जो मांग चल रही है दार्जिलिंग के अंदर में आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, उन्होंने कहा कि ये एक लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म है, आप बंगाली को इम्पोज कर रहे हो हमारे ऊपर में। और कैबिनेट मीटिंग ने देखिए उसके बाद में कुछ समय पहले एक कैबिनेट मीटिंग आयोजित हुई थी दार्जिलिंग के अंदर में। अब लेकिन देखिए ये तो अच्छी बात थी कि आप उस रीजन को इंक्लूड कर रहे हो, अपना बना रहे हो, क्योंकि वहां पे आप कैबिनेट मीटिंग आयोजित हो रही है, लेकिन गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को आप उस मीटिंग में नहीं बुलाते, जो लोकल एमएलएज हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल कहता है कि ये जो बातें हैं सभी, तो वहां के लोगों को और ज्यादा आइसोलेट बनाती है। और अब तब से क्लैश चल रहा है, काफी ज्यादा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आर्मी को बुलाया गया था, लेकिन आर्मी के आने के बाद में जो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है। क्रक्स क्या है इस सभी मूवमेंट का, पूरी मूवमेंट का क्रक्स क्या है? आर्टिकल कहता है कि देखिए गोरखालैंड की जो मांग चल रही है उसको नेपाल के साथ जोड़ के देखा जाता है और कंफ्यूज किया जाता है। ये कहते हैं कि गोरखालैंड की मांग जो है वो बिल्कुल सब नेशनलिस्ट मांग है। भारत के अंदर में जैसे तेलंगाना की अलग से मांग हुई थी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ की मांग हुई थी, ठीक उसी प्रकार से हम अलग से भारत के अंदर में गोरखालैंड राज्य की मांग कर रहे हैं। और इसे आप नेपाल से मत जोड़ के देखिए, नेपाल एक फॉरेन कंट्री है, अलग से देश है। हम बात करते हैं वो नेपाली जो लोग जो नेपाली लैंग्वेज बोलते हैं इंडिया के अंदर में, यानी नेपाली लोगों के लिए जो इंडिया के सिटीजन हैं उनके लिए अलग से राज्य की मांग हो रही है। नेपाल के साथ कुछ लेना देना नहीं है इस चीज का, हमारी अलग से आइडेंटिटी है, अलग से रिस्पेक्ट है। तो इसीलिए सभी जो गोरखास हैं उनके लिए अलग से स्टेट होना चाहिए भारत के अंदर में। गोरखास के साथ में काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, मिसकंसेप्शन होता है और मार्जिनलाइजेशन इनका हो रहा है इंडिया के अंदर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कहते हैं कि दार्जिलिंग या आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ये बाहर जाते हैं कोलकाता के अंदर, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली के अंदर में, तो इन्हें फॉरेनर कहा जाता है, आउटसाइडर कहा जाता है, चिंकी के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। तो इन्हीं अपनी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए ये अपने आइडेंटिटी को एक प्रकार से यूनिफाई करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम नेपाली जो बोलते हैं वो भारत का ही एक पार्ट है। इसीलिए कहते हैं कि हम भारतीय डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर में अलग से राज्य की मांग कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि देखिए भारत देश तो आजाद हो गया, लेकिन जो कॉलोनिज्म है वो आज भी वहां उस रीजन में चल रहा है। बहुत सारे टी प्लांटेशंस हैं वहां पे उस रीजन के अंदर में, लेकिन उनके ओनर्स जो हैं वो गोरखा नहीं है। और जो एम्प्लॉयमेंट जो गोरखास को मिल रहा है वो काफी कम सैलरीज वहां पे मिलती है। तो कॉलोनिज्म आज भी वहां पे चल रहा है। अलग से राज्य बनेगा तो उस कॉलोनिज्म को दूर किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। फिर ये कहते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कभी पार्ट नहीं रहा दार्जिलिंग। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले जो दार्जिलिंग था वो वेस्ट बंगाल का एक पार्ट था। और पहले जो कंसिलेटरी मैकेनिज्म सेट किए गए थे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के रूप में या फिर बाद में जीटीए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, वो मीनिंगफुल ऑटोनॉमी नहीं प्रोवाइड कर पाए। जब भी देखिए अलग से राज्य की मांग होती है तो कुछ ऑटोनॉमी का मैकेनिज्म तैयार करके दे दिया जाता है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए लोकल मीटिंग्स होती हैं, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया नहीं जाता। इवन गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, गवर्नमेंट गोरखास की यूनिटी को भी तोड़ने का काम कर रही है। गवर्नमेंट ने बनाया ट्राइबल डेवलपमेंट बोर्ड। ये किस लिए बनाया गया? ये कहते हैं कि देखिए गोरखा के अंदर में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको कुछ पावर्स दी जा रही हैं, उनको कुछ फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। तो गोरखास को आपस में लड़वाया जा रहा है, डिवाइड एंड रूल अपनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये सब जो बातें हैं वो अलग से राज्य की मांग को और ज्यादा स्ट्रेंथन करती हैं। लास्ट में फिर ये अपने आर्टिकल को समराइज कर देते हैं, काफी सारे रीजंस बताते हैं कि क्यों अलग से राज्य चाहिए गोरखालैंड के रूप में। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, एथनिक एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कहते हैं कि हमारे साथ में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और इससे इसका फायदा हमें नहीं हो पाता, इसका फायदा कहीं और होता है। यूनिलेटरल टेरिटोरियल क्लेम, वेस्ट बंगाल का अपना ही क्लेम्स हैं और कहते हैं कि आज़ादी से पहले कभी भी जो दार्जिलिंग के आसपास के डिस्ट्रिक्ट या दार्जिलिंग है वो वेस्ट बंगाल का पार्ट नहीं रहे हैं। हमें सेल्फ गवर्न नहीं करने दिया जाता, पॉलिटिकल सप्रेशन हमारा होता है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को कभी समझा ही नहीं जाता। तो ये सारे कुछ कारण ये बता रहे हैं, इसलिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं गोरखालैंड के रूप में। अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, ये इंडिया और यूएस के बीच का आर्टिकल है। इंडिया और यूएस किस प्रकार से कोऑपरेट कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। वैसे तो देखिए जो अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री गए थे यूएस की विजिट में, काफ़ी सारी चीज़ों पे बात हुई, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके एक अहम मुद्दा रहा है, सेंटर स्टेज लेके रखा है किस प्रकार से कोऑपरेशन हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर में। और बात करें तो उसकी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर मिल के काम कर रहे हैं इंडिया और यूएस। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पे जॉइंट पार्टिसिपेशन इन द मेगा प्रोजेक्ट्स, जैसे कि एरियाज ऑफ फंडामेंटल साइंस सच एज द हाई इंटेंसिटी सुपर कंडक्टिंग प्रोटोन एक्सेलेटर, और उसके बाद में 30 मीटर्स टेलीस्कोप, लेजर इंटेरोफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो। यहाँ पे इंडिया और यूएस मिलकर काम कर रहे हैं और एडवांस क्लीन एनर्जी यहाँ पे भी जॉइंट कोऑपरेशन चल रहा है इंडिया और यूएस के बीच में।
फिर क्या कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि और भी ज़्यादा कोऑपरेशन को आप आगे बढ़ाना है तो सेक्टर वाइज अप्रोच भी आप अपना सकते हो। कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे कोऑपरेशन की अपार संभावनाएं हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, और इन एजुकेशन, इकोनॉमी, ट्रेड, डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटी, एनर्जी, क्लाइमेट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, स्पेस, इन सब सेक्टर्स में मिलकर काम कर सकते हैं इंडिया और फिर आर्टिकल कहता है कि अगर इंडिया और यूएस को कोऑपरेट करना है, साथ मिलकर चलना है, तो हमें पहले समझना होगा कि वहां पे साइंस, यूएस के अंदर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो लैंडस्केप है वो किस तरह से काम करता है। हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना होगा यूएस के अंदर में। उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने के लिए हमें समझना होगा कैसे यूएस के अंदर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी काम करता है, और कैसे वहां पे नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये सारी जो चीजें हैं, नासा कैसे काम करता है। तो उन प्रैक्टिसेस को पहले हम समझेंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे, तब हमें काफी फायदा होगा और कोऑपरेशन भी काफी हद तक आगे ले जाया जा सकता है। फिर ये कहते हैं कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है तो आपको पूरी वैल्यू चेन को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे डिस्कस करते हैं, देखिए पूरी वैल्यू चेन किस प्रकार से काम करती है। पहले नॉलेज डेवलप होती है, नॉलेज के बाद में इनोवेशन डेवलप होती है, फिर बाद में उसको उसके बेस पे, इनोवेशन के बेस पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। एग्जांपल छोटा सा लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पहले मान लीजिए नॉलेज सारी इकट्ठी कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जो बेसिक कंप्यूटर है उसके बेस पे टेक्नोलॉजी डेवलप की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, इसके बेस पे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे काफी सारे जो वीडियो गेम्स हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी के बेस पे आ रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हैं। तो पूरी जो वैल्यू चेन है, पहले बनती है नॉलेज, नॉलेज के बाद में इनोवेशन, उसके बाद में इनोवेशन के आधार पर प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर में ये पूरी जो वैल्यू चेन है वो काफी कमजोर है। इस मामले में हम यूएस से काफी कुछ सीख सकते हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकते हैं, कैसे बिजनेसमैन और वहां पे साइंटिस्ट एक प्रकार से काम करते हैं। इंक्यूबेटर्स का जो पूरी वैल्यू चेन है अच्छे से डेवलप्ड है, वो चीज हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, हम भी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, लेकिन उसको आगे जब ले जाना है, यानी मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर प्रोडक्ट डेवलप करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह जाते हैं। और नई टेक्नोलॉजीज के बारे में हमें नॉलेज तो हो जाती है, यानी नई चीजों के बारे में हमें नॉलेज तो हो जाती है, उसके बेस पे हम कई बार टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाते। तो ये पूरी वैल्यू चेन के बारे में हम काफी कुछ सीख सकते हैं यूएस से। फिर आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो इनोवेशन है वो कटिंग एज काइंड ही होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आपको और जबरदस्त टेक्नोलॉजी लेके आनी है, वो तो लेके आनी है, लेकिन फिलहाल जो जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके बेसिस पे भी आप सोसाइटी के लिए अफोर्डेबल और नीड बेस्ड चीजें बना सकते हो, जो आज समाज को जिसकी जरूरत है। यानी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा है आज, और उनके बेस पे आज आपको चाहिए कि आप सस्ती और अफोर्डेबल चीजें समाज के लोगों को प्रोवाइड कीजिए। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, वे फॉरवर्ड में वही बातें आती हैं कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा इंडिया और यूएस के, और इंडिया और यूएस के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में अच्छा एक्सचेंज होना चाहिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और जो रिसर्च प्रोग्राम्स के थ्रू स्टूडेंट्स एक देश से दूसरे देश आ सकें, और काफी कोऑपरेशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी टू इंडस्ट्री लेवल पे और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री लेवल पे भी, ताकि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, यूएस भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यूएस से सीख सकते हैं, यूएस भी हमसे काफी कुछ सीख सकता है। हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो भी काफी स्ट्रांग है, तो दोनों देश एक दूसरे से काफी सीख सकते हैं। बायलैटरल जो कोऑपरेशन है काफी आगे जा सकता है इंडिया और यूएस के बीच में। अगला आर्टिकल हम लाइव मिनट का डिस्कस कर लेते हैं। अभी प्राइवेसी के इशू पे 9 जजेस की जो बेंच है वो सुनवाई कर रही है। तो आर्टिकल कहता है कि काफी लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि 9 जजेस की बेंच को गठित किया गया है। थोड़ा इतिहास बताते हैं। जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट बना था आजादी के बाद में, तो सिर्फ 8 जजेस थे, लेकिन धीरे धीरे लोड बढ़ता गया तो जजेस की संख्या भी बढ़ती गई। अब 31 जजेस हैं अभी, और अभी जो करंट स्ट्रेंथ है वो 27 है, यानी 31 तक अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जो 4 है वो वैकेंसीज हैं, और फिलहाल 27 जजेस हैं वो काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। फिर ये कहते हैं कि देखिए, शुरू में तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे डिसीजन लेना होता था तो 8 के 8 जजेस एक साथ बैठते थे, लेकिन धीरे धीरे केस बढ़ने स्टार्ट हो गए, तो उन केसेस को सोल्व करने के लिए जो जजेस की संख्या थी वो कम होती गई। आपको याद होगा केशवानंद भारती के लिए 13 जजेस बैठे थे, गोलकनाथ केस के लिए जो 1967 का बेसिक केस है, वो फेमस केस है, वहां पे 11 जजेस की बेंच ने ये फैसला लिया था। लेकिन आपने सुना है आजकल को भी कोई 13 जजेस की बेंच कोई फैसला ले रही हो। तो अब ये थोड़े मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस कर रहे हैं कि क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं ज्यादा जजेस की बेंच में। ये कहते हैं कि देखिए, जितने ज्यादा जजेस होंगे उतना कॉम्प्रिहेंसिव वर्डिक्ट होगा, बजाय इसके कि अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक तो फैसला लिया जा रहा है एक जज के द्वारा, एक फैसला लिया जा रहा है 11 जजेस के द्वारा। तो 11 जजेस के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, अलग अलग व्यूज निकल के आएंगे, लेजिटिमेसी ज्यादा आएगी, और मान लीजिए जितने ज्यादा जजेस की बेंच होगी उतना ही ज्यादा एक प्रकार से कोई एनोमली नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। काफी बार ऐसा
अजीबोगरीब फैसले ले लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन अगर जितने ज़्यादा 11-11 जजेस की अगर बेंच होगी तो किसी प्रकार की एनोमली की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि देखिए, आपको एक रूल है, पता ही होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, 2 जजेस की बेंच ने कोई डिसीजन लिया है। अब 2 जजेस के बेंच के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है इसको चेंज करना है तो इससे बड़ी बेंच होनी चाहिए, 3 जजेस की होनी चाहिए। अगर 3 जजेस की बेंच के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उसको चेंज करना है तो 4 जजेस की बेंच होनी चाहिए। तो यही कहते हैं कि मान लीजिए अगर 11-11 जजेस की 9 जजेस की बेंच होगी तो उसको चेंज करने के लिए 11 जजेस की बेंच चाहिए, जो कि अपने आप में मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि 11 जजेस एक साथ बैठें, क्योंकि एक साथ बैठेंगे तो बाकी जो काम है वो तो रह ही जाएगा। तो कहने का मतलब एक बैलेंस स्थापित करने की जरूरत है कि 9 जजेस की जो बेंच है वो अपने आप में ठीक है। कुछ नुकसान और भी बाद में डिस्कस करते हैं, जैसे क्या नुकसान है, काफी डिले हो जाते हैं केसेस। एक केसेस को आप इतनी तवज्जो दे रहे हो तो जो बाकी केसेस हैं वो काफी ज्यादा डिले हो जाते हैं, जो कि अपने आप में ठीक नहीं है। फिर ये कहते हैं कि देखिए, एक लेवल के बाद में मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्रीकल्चर का है हमारा। अब मान लीजिए एग्रीकल्चर में देखिए, घर के 2 सदस्य हैं, वो जो भी खेत है, मान लीजिए 3-4 एकड़ जमीन है, उस पर खेती कर पा रहे हैं, अच्छे से खेती कर लेते हैं। अब मान लीजिए 2 पर्सन्स की बजाय चाचा ताऊ कोई भी मान लीजिए उस खेती में लग जाएंगे, उस खेत में, तो धीरे धीरे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। समझ गए? 2 पहले काम कर रहे हैं, 3 करेंगे तो थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन 4 करेंगे, 5, 6, 7, बाद में कितने भी बंदे ऐड कर दो, उस खेत से जो इनकम पहले आ रही थी उतनी तो आएगी। ठीक यही केस अप्लाई होता है यहां पे भी। अब मान लीजिए 9 जजेस हैं, 9 जजेस में फायदा होगा, लेकिन उसके अलावा मान लीजिए 11, 12, 13, 14, फिर उतना फायदा धीरे धीरे फायदा कम हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स तो लिमिटेड ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि जिस चीज पे फैसला अभी चल रहा है कुछ एक्स्ट्रा, जितने ज्यादा बंदे होंगे कुछ एक्स्ट्रा सोच के आएंगे। एक लेवल तो ऐसे आएगा ना कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो एक लेवल के बाद में कुछ फायदा है नहीं जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने का। इससे तो टाइम खराब ही होता है दूसरे केसेस के लिए। और ऐसा भी नहीं है, ये कहते हैं कि देखिए, जितने ज्यादा जजेस की बेंच होगी उतने ही अच्छे डिसीजन आएंगे। अच्छे डिसीजन नहीं लेने होते, जो सही है वो डिसीजन लेने होते हैं, और वो जो चीजें हैं वो टाइम टू टाइम इवोल्व होती हैं। जैसे गोलकनाथ केस था, 11 जजेस की बेंच थी और उस डिसीजन का भी काफी क्रिटिसाइज किया था। बाद में 13 जजेस की बेंच आई, केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट इवोल्व हुआ। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिक कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जितने ज्यादा जजेस होंगे बेंच के अंदर में उतना ही अच्छा डिसीजन होगा। अच्छा कुछ नहीं है यहाँ पे, अच्छा हमेशा व्यू पॉइंट होता है, काइंड ऑफ जो चीज जनता के फायदे के लिए हो, जस्टिस होना चाहिए। मेन बात तो ये है कि सही न्याय होना चाहिए, वही काम है जुडिशरी का। आगे एथिक्स के अंदर में क्या है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, करंट जो सोसाइटी है वहां पे ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं इसके पर्सनल वेलबींग और सोसाइटी वेलबींग के लिए, और आप कौन से कदम उठाओगे कि आप अपने आप को ट्रस्ट वर्दी दिखा सको दुनिया के सामने, और ना सिर्फ हो बल्कि दिखा भी सको। क्योंकि देखिए, जैसे कई बार कहा जाता है कि ऑनेस्टी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, ऑनेस्टी दिखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आप अंदर से ऑनेस्ट हो लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा है कि आप ऑनेस्ट नहीं हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ट्रस्ट वर्दी ना सिर्फ आप होने चाहिए बल्कि आप दिखने भी चाहिए। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।